नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आजकल देश की सियासत में बदलाव देखने मिल रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है और हाशिए पर जा रही कांग्रेस पार्टी में फिर एक बार नई जान आ गई है। वैसे कांग्रेस पार्टी आने वाले सालों में एक मजबूत विकल्प के रूप में क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाती है, उस पर तो देश की निगाहें हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दिनों अलग-अलग अभियान चलाकर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस क्या है, उस पर हम काफी मुद्दे की बात में चर्चा कर ही चुके हैं और उस केस में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं के नाम है। ऐसे में उसी केस को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने एक खास विशेष अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का सच और भाजपा का झूठ, कोई अपनी बात साबित करने के लिए अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को झूठा साबित करे, ऐसा ये अभियान है जिसमें कांग्रेस के बड़े 57 नेता अलग-अलग 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस की बात को सच और भारतीय जनता पार्टी की बात को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी कौन सा सच देश के सामने लाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल रही है, ये साबित करना चाहती है, उस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और फिर ये जो कांग्रेस का अभियान है, कांग्रेस का सच और भाजपा का झूठ, उस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ नीलेश सोलंकी जी जुड़े हैं। नीलेश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक पंजाबी जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति अमीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। क्योंकि ये अभियान जो है कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए आज सबसे पहले बात की शुरुआत कांग्रेस की प्रवक्ता से करेंगे। अशोक जी काफी सीनियर वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का सच और भाजपा का झूठ, ये क्या अभियान है और इस अभियान के जरिए देशवासियों को आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, दरअसल हकीकत में क्या है कि 2024 के इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव में जो परिस्थिति खड़ी हुई, उस परिस्थिति में आप देखते हैं कि 400 के पार जब बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसकी जगह पर 240 पे आके अटक गए और यहाँ तक कि सरकार बनाने के लिए भी उन्हें 2 और बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का सच क्या है और कांग्रेस का सच क्या है और भारतीय जनता पार्टी का झूठ क्या है? ये चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बहुत हैताब में आ गए थे कि जब 2024 के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री, जो संवैधानिक तौर पे सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और जिनके आधार पे सारे विश्व में भारत का एक प्रभाव खड़ा होता है, वो खुलेआम जनता के बीच में भाषण दिया करते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो हिंदुओं के मंगलसूत्र को लेके मुसलमानों को दे देगी, उनकी एक भैंस उनको दे देगी, तुम्हारा सब सामान लेके मुसलमानों को दे देगी। ये बात कौन कर रहा था? देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री कौन है? जिन्होंने शपथ ली थी कि देश की एकता को बरकरार करने के लिए अंतिम दम सांस तक मैं काम करूंगा। वो बात जो थी वो लोगों को दिमाग में बैठी कि प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं। तो कांग्रेस का सच क्या है? कांग्रेस का सच तो ये है कि कांग्रेस ने 140 साल पहले 1885 में जो कांग्रेस का जन्म हुआ, अंग्रेजों की सरकार थी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सूर्य अस्त नहीं होता था। उनके खिलाफ में आजादी की लड़ाई को धीरे धीरे मजबूत किया, खड़ा किया, सबको जोड़ा, सबको जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ में एक महाजंग शुरू किया, जिसमें अनेकों कांग्रेस के लोग शहीद हो गए, लाठियां खाई, जेलों के अंदर गए और आखिर में देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद क्या करना है, आजादी का सबसे पहला किसको मिलना चाहिए, सबसे पहला फायदा, ये कांग्रेस की नजर में बिल्कुल साफ था। और कांग्रेस ने साफ कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़े हुए आदिवासी और दलित हैं, जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से हमेशा दुत्कारा गया है। तो सबसे पहले आजादी का फायदा आदिवासी और दलितों को होना चाहिए। और उस हिसाब से जो है हमारा देश आगे बढ़ा और आज हम देखते कहां पर आगे पहुंचा। अब भारतीय जनता पार्टी का हकीकत में अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, हकीकत के अंदर हिडन एजेंडा, हमारे नीलेश भाई को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा क्या है। उनका हिडन एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर दिया जाए। देश के संविधान की जगह पर एक ऐसी तानाशाही फांसीवाद लाया जाए इस देश के अंदर, जहां पर कोई यूनियन नहीं बना सके, कोई पार्टी नहीं बना सके, किसी प्रकार की कोई आजादी ना हो। इस देश में मात्र न मात्र उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का क्रॉनिक कैपिटलिज्म, शोषण करने वाले शोषकों का साम्राज्य कायम हो जाए। 10% लोग शोषक हो, 90% शोषित हो।
और इस प्रकार से समाज को, हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया है, अमीरों का हिंदुस्तान और गरीबों का हिंदुस्तान। गरीबों का हिंदुस्तान के अंदर हम सब होंगे, अमीरों का हिंदुस्तान में अदानी अंबानी होगा। इस प्रकार से बुनियादी तौर पे एक छुपा एजेंडा, हिडन एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और वो बोल नहीं पाती है। लेकिन वास्तविकता ये है, आप देखेंगे जिस तरह से देश को, संविधान को खत्म करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई, आप देखेंगे अभी न्याय प्रणालिका के ऊपर हमला जारी है। ये देश के, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ में क्या बोला जा रहा है? देश का उपराष्ट्रपति, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एमपी क्या बोल रहे हैं? पूरी न्यायपालिका को खत्म करके, और जिस प्रकार से भाजपा एक के बाद एक सबको खत्म करके एक खत्ता शासन लाना चाहती है, वही वही सच को हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और इसीलिए संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान बचाओ देश बचाओ, इस मुद्दे को लेके हम लोग गली गली जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। हमको पकड़ना है तो जेल में डाल दे, गोली मारना है तो गोली मार दे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कभी डरेगा नहीं, अंतिम दम तक देश के लिए लड़ेगा। चलिए ठीक है नीलेश जी, कांग्रेस अपनी बात को सच साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बातों को झूठा साबित कर रही है और बहुत सारे आरोप लगाए अशोक जी ने, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि आप लोग अलग अलग तरीके की राजनीति से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगते रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस का सच और भाजपा का झूठ, ये कैसा अभियान है? देखिए, कांग्रेस का सच मैं आपको बोलूं तो आजादी के बाद जी जो भारत का जो संविधान बना, उसको संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब दलित थे। उनको किसकी सरकार में भारत रत्न मिला सबको मालूम है। पंजाबी जी ने बोला, सही बात है कि आजादी के बाद SC ST OBC और मुस्लिम जितने भी पिछड़े वर्ग है, उनको एक अच्छा माहौल होना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए, उनकी जो डिमांड थी वो कबूल होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 17 साल जब 28% 28% 1983 में जब इंदिरा जी की सरकार थी, तब 28% फुगाओ था, जो इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो 28% उस टाइम पे रोटी कपड़ा और मकान की तकलीफ थी, रोटी रमखान हुआ था, खाने के वादे थे, तब ये लोग कहाँ थे? दूसरा बात कि भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं मयूरिका जी, तो संविधान बनाने वाले को 2 बार बाबा ने, चाचा नेहरू ने उनके अगेंस्ट में तो प्रचार किया था और हराया था। कांग्रेस पता नहीं कौन सी वो कदाच उन्होंने पढ़ा हो संविधान का तो मालूम होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक आक्षेप बहुत बड़ा किया कि चीफ जस्टिस के बारे में। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का गुजरात कांग्रेस का प्रवक्ता जो भी आता है वो कुछ पढ़ के नहीं आता है या कुछ वो क्लियर नहीं करता है। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी है, उन्होंने ऐसा बोला कि क्लॉज संविधान 200 के अंदर जो हर एक की एक सीमा है कि जो इलेक्टेड होते हैं, कि जो संविधान हमारे वहां जो संसद और लोकसभा का एक कायदा है, एक दायरा है कि वहां पे देश के कायदे बनते हैं। और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक सूचन कर सकती है, डायरेक्शन नहीं दे सकती। दोनों के लेवल अलग है, दोनों की लिमिटेशन अलग है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सूचन को डायरेक्शन माना जाए। तो सही बात है कि जो उपराष्ट्रपति, उनको भी मालूम है कि क्या क्लॉज है, किस लिमिट में बोलना है। जब कसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब कोई नहीं बोलता है। जब रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है तब कोई नहीं बोल रहा है। तो ये हुआ ना। आज की सुबह की बात मैं बोल कि राहुल गांधी जी जब अमेरिका में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्या बोला मयूरिका जी, सब टीवी मीडिया में आ चुका है कि भारत की इलेक्शन जो फॉर्मेट है वो अविश्वसनीय है। भाई, हिमाचल में अविश्वसनीय नहीं है, केरल में अविश्वसनीय नहीं है। तो मतलब ऐसा हुआ कि हमारे पक्ष में आप अच्छा बोलते हो तो ठीक है, हमको आपको विश्वास है। और अगर हमारे अगेंस्ट, अगर गुजरात हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं, पंजाब हार जाते हैं, महाराष्ट्र हार जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है भी इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, यहाँ की ये प्रणाली ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी जी
93 बार उनके नेतृत्व में अगर इलेक्शन हारे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, या तो फिर आपके पूरा नेतृत्व गलत है। आप गुजरात में आक्षेप कर रहे हैं, आपके अपने ही कार्यकर्ता पे आक्षेप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी दोगलेपन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एशिया में सबसे बड़ी कार्यकर्ता की पार्टी है, और यही प्रधान सेवक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आज भी जो छोटे जाति के होते हैं, उनके सेवा करते दिखाई देते हैं। आज की तारीख में घर घर में पानी है, घर घर में शौचालय है। आज आज छोटी से छोटी जो तकलीफ होती है खाने की, तो उसमें 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। आज गुजरात की बात करें तो पहला राज्य है कि दिन में बिजली खेडूतों को मिलती है। आज 8 कलाक से ज्यादा बीज मिलता है खेडूतों को। आप देखिए कि जब गुजरात की ऐसी स्थिति थी, जब खाने बैठते थे ना मयूरिका जी रात को, तो लाइट चली जाती थी। लाइट कब आएगी? आज जाती है ना तो टेंशन में आदमी आ जाता है, क्यों गई? क्योंकि इतना अच्छा सर्विस हो गया है, इतना अच्छा मैनेजमेंट हो गया है। आप देखिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये हमारे परम मित्र बोल रहे हैं हमारी पार्टी हमारी, मुझे 5 नाम बता दे के कांग्रेस के शहीद हो गए हो जो आजादी के टाइम में। मैं आपको बोलता हूं कि जब ये कांग्रेस की पहला जो अध्यक्ष था, कौन था? व्योम। ये अंग्रेजों की पार्टी बनाई हुई है, उनकी तो पार्टी भी खुद की नहीं है। जब हमारे गोलवरकर जी 1925 में जब उन्होंने ये नेतृत्व किया, संघ जनसंघ से वो आरएसएस में आगे आए, 1980 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तब से राम मंदिर, 370 35 से वन नेशन वन इलेक्शन, ये पूरे जितने जो एजेंडा थे हमारे हमारे एजेंडे में थे। और देखिए कि जितनी 3 बार 240, भाई 240 लेके तो हम लोग जीते हैं, शपथ लिया है। आपको 240 भी, आपकी 99 भूल जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ऐसा सिखाया गया है कि 99 ज्यादा है, 240 कम है। भाई 3 टर्म का आपका टोटल भी है ना, 240 नहीं हो रहा है। मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी से गुजरात में एक कार्यकर्ता ने संवाद किया कि भाई पार्टी के जो कांग्रेस जो फंड बेचती है वो नीचे नहीं आता, ऊपर ही आ जाते हैं। तब श्री राहुल गांधी जी ने वहां पे चुटकी ले ली, बोला कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं जाता हूँ। भाई, आप खुद के कार्यकर्ता को आप अपमानित करते हो, ये पार्टी से जुड़े, ये पार्टी से जुड़े हो। मैंने तो आपको बोला कि संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर को आपने नहीं छोड़ा है, आपने उनको आप 2 बार हराया है। कौन से संविधान की बात कर रहे हो? आपने संविधान के कितने अमेंडमेंट किए आपको मालूम है? कुछ भी आप थोड़े एथिक्स लेके बैठिए, आप पूरे जो है उसके संविधान के जो क्लॉज है वो लेके बैठिए। क्या किसने बोला वो मालूम ही नहीं है आपको? क्या किसने बोला, क्या हुआ? जो मैं आपको बोला हूं कि राहुल गांधी जी जब भी फॉरेन में गए हैं, मयूरिका जी क्या बोला है? कोई भी विपक्ष का आदमी आज उस टाइम पे अटल जी थे हमारे विपक्ष में, एक भी शब्द भारत के खिलाफ नहीं बोला है। राजनीति चलती है पूरे भारत के अंदर, आप पॉलिटिक्स कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन बाहर, भारत के बाहर कोई विदेश, कोई भी देश की विपक्ष कुछ ऐसा नहीं बोलेगी। पता नहीं राहुल गांधी जी क्यों। और दूसरा कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट कब आपको जामीन पे छोड़ता है कि थोड़ा शक रहता है, थोड़ा तथ्य दिखता है। जो 50 लाख का 2000 करोड़ कैसे बना? कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकती। तो पूरा जो फैक्ट है वो फैक्ट तो है ना, मानना तो पड़ेगा भाई, आपकी गलती हुई है। अगसला था जो 65 करोड़ का था, स्वर्गीय राजीव गांधी से जुड़े थे, 65 करोड़ का भी वो तथ्य पकड़ा गया। तो जब आपकी जो स्कैंडल हुए हैं 2012 से, जितने भी भागीदार हुए गुजरात भारत के, आपके समय में सैंक्शन हुआ है लोन। तो भ्रष्टाचार की तो खुद गंगोत्री कांग्रेस है। अभी आप सच का सच, झूठ का सच आप ये नहीं बोल सकते। दूसरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहले ऐसे हैं कि नॉन गांधी फैमिली से अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो दलित कार्ड उन्होंने खेला है। लेकिन आप देखिए कि उनके खुद के कर्नाटक में उनको सीएम बनने में वो परेशान हो गए थे, इनकी ही पार्टी ने उनको जलील किया था। लेकिन नहीं, ये लोग अभी पता नहीं कौन से चश्मे पहनते हैं,
संविधान में आज भारत रत्न किसको मिला था? हमारी हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिंग थी उस टाइम पे मिला था। ये लोग तो खुद के लोगों को जब जिंदा थे तब तो भारत रत्न को अलाउंस देते थे। तो मयूरी का जो यहाँ फैक्ट दिखता है कि भारत की 140 करोड़ जनता को ये लोग गलत बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे ये गलत है, और 5 लोग 10 लोग ऐसे होंगे गांधी परिवार के कि हाँ यही सच कर रहे हैं। भाई 3 बार आपको जनता ने जवाब दिया है, नकारा है कांग्रेस को। ठीक है, अच्छा है, पार्टी में संगठन का आगे आना चाहिए, संगठन में होना चाहिए। आप अपनी पार्टी में जो भी करे वो आपकी पार्टी का है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो ये लोग इतना विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं। ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते थे। तो मालूम नहीं, आज देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, एक अच्छा टूरिज्म हुआ है। वहां पे आज एक इलेक्टेड सरकार हुई है। वहां पे जो सीएम के डैश जो टेबल था ना, मैडम डैश बोलते हैं सीएम हाउस में, वहां पे भारत का झंडा नहीं था। आज मोदी जी के समय में वहां पे भारत की शपथ ली जाती है। ये लोग भूल जाते हैं इनके ही पैसे जो वहां पे चाचा नेहरू ने जो गलतियां की थी कि यहाँ के डबल फंड मतलब पूरे भारत का आधा वो अलगाववादियों को जाता था। क्यों? क्योंकि आपने पूरा एक अलग ही एजेंडा बनाया था कि वहां पे 6 दो विधान, 2 झंडा, 2 प्रधान। तो ये नहीं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा एक दूसरे को एक अखंड भारत की एक अच्छी एक एक्शन लिया है, एक अच्छा है उन्होंने शुरुआत की। आप देखिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है। वहां पे एक भी ऑपरेशन ऑल आउट, आज एक भी गोली लगती है ना तो वहां पे पूरे भारत में मालूम पड़ता है हाँ यहाँ पे कुछ अटैक हुआ। आप देखिए कि वहां पे हमारी आर्मी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो मोदी जी ने भारत के बाहर और अंदर इतनी अच्छी काम किए हैं। आज पूरे भारत, पूरे दुनिया में आज मंदी में जुड़े हुए हैं। आज वहां पे रिसेशन हुआ है, लेकिन आज हमारा देखिए आज इन्फ्लेशन आप देखिए 6 या 60% से ऊपर नहीं गया। तो मैनेजमेंट तो यही सरकार में हुआ है, यही यहाँ पे विकास हुआ है। 11 से 5वें नंबर पे अर्थतंत्र आता है, ऐसा नहीं आता है। वो पूरे फॉर्मेट होता है, पूरे उनके मार्किंग लगते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार भ्रष्टाचार कीजिए। राम मंदिर में आपको आने में तकलीफ होती है, संसद का इनॉग्रेशन में आने में तकलीफ होती है। भाई गांधी फैमिली के बाहर तो निकलो, तब मालूम पड़ेगा कि लोग भी हैं और भी लोग हैं। चलिए नीलेश जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास और आपने बहुत सारे जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब भी हम अशोक जी से लेंगे। फिलहाल ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, कौन सच है कौन झूठ है ये जो फैसला है वो देश की जनता करेगी। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप जरूर इन सारी बातों को निष्पक्ष रूप से सोच और समझ सकती हैं। क्या प्रकाश डालना चाहेंगी, कांग्रेस का सच कि भाजपा का झूठ, या भाजपा का सच कांग्रेस का झूठ? कैसे देश परखेगा कौन सी पार्टी सच बोल रही है और कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है? मयूरिका जी, ना तो मुझे परखना है और ना ही ये हक जनता को है। सिर्फ ये हक तो अदालत को है और वही तय करेगी इसमें कितना है दम। लेकिन मैंने ये केस स्टडी किया हुआ है क्योंकि बहुत वक्त से ये हाईलाइट चल रहा है। और एक बात है कि जब जरूरत होती है तब इसको थोड़ा मुद्दे को आगे किया जाता है, उसके बाद वापस ठंडा कर दिया जाता है। तो वो टाइमलाइन की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि ये नेशनल हेराल्ड है क्या। तो नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले एक अखबार निकलता था। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज और वो कंपनी के बारे में है। तो वो बाद में मतलब नुकसान जा रहा था ये नेशनल ये वाला अखबार नेशनल हेराल्ड। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे 90 करोड़ का अनुदान दिया है। फिर उसके बाद दूसरे साल एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड करके, जिसके 5 डायरेक्टर सिर्फ कांग्रेसी जी। अब वो कंपनी क्या करती थी और क्यों बनाई गई, सिर्फ कागज पे बनाई गई, क्योंकि उसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि वो कंपनी किस बात की थी। अब सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड को या इस YIL ने AJL
वो जो नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी न्यूज़पेपर की, उसको पूरा पूरा अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, उसके सारे शेयर ले लिए। अब जो पहली जो मतलब उल्लंघन हुआ नियम का, वो ये था कि कोई राजकीय पक्ष पार्टी फंड का पैसा किसी कंपनी को नहीं दे सकता। ये पहला उल्लंघन था। दूसरा ये था कि जो एजेएल के शेयर होल्डर थे, क्योंकि वो जो अखबार की कंपनी थी नेशनल हेराल्ड, वो नॉन लिस्टेड कंपनी थी, मतलब वो शेयर होल्डर्स की थी, वो सिर्फ गांधी फैमिली की पर्सनल नहीं थी। तो उन शेयर होल्डर्स ने शिकायत की कि हमारे शेयर्स हमारे बताए बिना वाईआई ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये दूसरा उल्लंघन था। अब देखिए, ये मैं उसकी ज्यादा कोई ये शेयर वेयर की और जो इक्विटी वगैरह जो था, मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, लेकिन वो मुझे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो वो मुझे ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा, तो वो तो अब बेटर है कि अदालत में तय करेंगे। लेकिन मैं कुछ कानूनी चीजें जानती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अदालत में कोई केस एंटर होता है, तो वो सिर्फ तभी एंटर होता है जब प्रथमदर्शी सबूत होते हैं, उसके बिना केस दाखिल नहीं होता है। तो पहले तो ये केस दाखिल भी हुआ है, और उसके बाद में 2 बार मतलब अदालतों से होते होते हर एक ने इस केस को खारिज करने की मतलब अर्जी को निरस्त कर दिया है। तो ये केस अभी तक चल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबूत है, गड़बड़ी हुई है। और दूसरी बात यह है कि राजकीय पक्ष चाहे कोई भी हो, जो पक्ष के नेता लोग होते हैं, उनकी जमीन और जायदाद के प्रति प्रीति बहुत जग जाहिर है। उन लोगों को किसी भी तरह के हथकंडे अपना के कंपाउंड करके सब कुछ अपने अंडर में लेना होता है। और वो है कि कभी काफी कुछ ट्रस्ट के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रस्ट के नाम पे ये सब किया जाता है, ताकि कुछ तो आयकर की छूट वगैरह भी रहती है ट्रस्टों को, तो ट्रस्ट के लॉस का फायदा ले सके। अब दूसरी बात यह है कि अभी जो एक राजकीय विश्लेषक और एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि कांग्रेस ने अपने बचाव के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। लेकिन मैंने अभी तक नोट किया है, पहले भी जब समन आया था ईडी का, तभी इस तरह का नेशनल लेवल पे मतलब आंदोलन किया गया था। और अभी लेकिन जनता के प्रश्नों को लेकर इस तरह के नेशनल लेवल पे आंदोलन नहीं होते हैं, स्थानिक लेवल पे होते हैं, क्योंकि उन्हें विपक्ष का रोल अदा करना है और न्यूज में रहना है। लेकिन जनता के मुद्दों को नेशनल लेवल तक ले जाके इतना बड़ा हल्ला नहीं किया जाता है। तो ये सीधी सीधी मतलब समझ में आती है जनता को बात कि भाई आप इस तरह का हल्ला सिर्फ मतलब नेताओं को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ नहीं किया तो फिर किस बात का डर, क्योंकि आखिर में तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना है, तो फिर आप फेस करो। और दूसरी बात की मैंने पहले भी कहा कि बिना सबूत के अदालत केस दाखिल ही नहीं करती, तो वो तो है। अब जो मैं दूसरी बात कहूंगी कि ऑब्वियसली बीजेपी इस बात का मतलब बहुत लंबा खींच रही है। मेरा तो एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से सीधा सा प्रश्न है बीजेपी से कि आज 12 साल हो गए रॉबर्ट वाड्रा और ये गांधी परिवार के आप मतलब इस भ्रष्टाचार को प्रचार करके आप सत्ता में आए थे, तो 12 सालों तक इनको अभी तक जजमेंट तक क्यों नहीं पहुंचाया गया है? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि भ्रष्टाचार के जो मामले जितने बाहर आते हैं, फिर बाद में जो नेता उनसे जुड़ जाते हैं तो वो फिर क्लीन हो जाते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि इनको जजमेंट लाना ही नहीं, सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह के बार बार जिस तरह की जरूरत होती है उस हिसाब से आगे किया जाता है। अब अभी जो मैं देख रही हूँ, अभी एक सन्नाटा सा है, काफी कुछ हलचल ऊपर लेवल पे चल रही है। जैसे अमित शाह जी ने अभी 1 हफ्ते की अपनी सीटिंग्स कैंसिल कर दी है, मीटिंग्स वगैरह। अभी नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी की मीटिंग हुई, तो कुछ लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अब क्या है वो तो अभी मेरे 2-3 अनुमान है, लेकिन अभी बताना बहुत पहले है। लेकिन कुछ बहुत कुछ ऊपर लेवल पे हलचल चल रही है, और शायद कांग्रेस को
दबाने के लिए अभी इस मामले को ऊपर किया गया है, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, इतनी बात तो पक्की है कि राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, कोई नहीं कह सकता कि हम दूध के दूल्हे हैं। आज जी। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उसकी वजह है कि वो 60-65 सालों में जितने कौभांड भ्रष्टाचार हुए हैं वो भी काफी लोग समझते थे, त्रस्त थे, तभी बीजेपी पार्टी में आई है। और कांग्रेस जी। को समझना पड़ेगा कि अगर वो अभी तक शासन में नहीं आ पा रही है तो उसकी वजह से भी ये मतलब उनका भूतकाल है जो मतलब जी, जी, भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया था। जी, ये बिल्कुल। बात अलग है कि इसकी बात करके बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन जी। बीजेपी के नेता अभी खुद यही कर रहे हैं कि हुँ। जो कांग्रेस के नेता किया करते थे, मतलब लोगों को राहत कहीं नहीं मिली है। जी बिल्कुल, मनीष। बिल्कुल। जी, 2 बड़ी बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भले ही कितना ही हो हल्ला मचा ले, लेकिन कुछ तो होगा। अगर आग लगी है, कहीं धुआँ निकल रहा है, तो कहीं तो आग लगी ही होगी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सिर्फ दबाव बनाकर रखने की बीजेपी की मंशा है। अशोक जी क्या कहेंगे? इस तरह से आप अपनी बातों को कांग्रेस का सच बताकर अगर देशवासियों के सामने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को झूठा ठहराएंगे, क्या देशवासी इसे सही मानेंगे? देखिए, देशवासियों के दिमाग में और मन में ये बात तो आ रही है कि आरएसएस द्वारा संचालित, आरएसएस के गर्भ में से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए देश के संविधान को कमजोर कर रही है, देश की लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर कर रही है और आखिर में उनका लक्ष्यांक देश के संविधान को खत्म कर देना है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान देश के आदिवासी और देश के दलितों का और देश के गरीबों को होने वाला है। ये बात जनता समझ रही है। इसलिए 400 पार की जगह पर लोगों ने 240 पर आकर उनको अटका दिया। कांग्रेस को 50 सालों तक लोगों ने बहुमत दिया और बहुमत से कांग्रेस ने जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, जहां पर एक डैम नहीं था, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर नौरकुंडा से लेकर तमाम हिंदुस्तान के अंदर बड़े-बड़े डैम बना दिए, बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेजों का निर्माण किया, सड़कें निर्माण किया, रेलवे लगा दिया, एयरपोर्ट बना दिए, लोगों को सिंचाई का पानी देना शुरू कर दिया, हरी क्रांति आ गई, श्वेत क्रांति आ गई, देश को पांव पे खड़ा कर दिया और राजीव गांधी आए जिन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने का काम कर दिया। इस प्रकार से देश बनाकर खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, ये बात तो समझते हैं और सारा देश इस बात को अंदर से समझता ही है। अभी जुम्मे 11 साल हुए हैं, क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया उनके लिए। लोकसभा में बहुमत नहीं मिलेगा, कभी नीतीश को पकड़ते हैं, कभी किसको पकड़ते हैं, कभी किसको पकड़ते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का न सिद्धांत है और न नीति मिलता है। हमारे भाजपा के प्रतिनिधि आंबेडकर साहब की बात करते थे, मेरे को लगता है भाजपा के प्रतिनिधि साहब को एक ही जो है वो क्या बोलते हैं ग्रामोफोन बजाना आता है, जो भी बोलो यही बात बोलता है। अरे भाई साहब, भाजपा के प्रतिनिधि को मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर की छुपी हुई शक्ति को पहचाना किसने? बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में खड़े हुए, संविधान के अंदर जब वो आए संविधान सभा में, और आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में 270 सभ्य थे और 270 में से 225 संविधान सभा के सदस्य कांग्रेस के थे और उसके बाद बहुत पढ़े लिखे लोगों को लाने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब की छुपी हुई शक्ति को पहचान कर उनको समीक्षा समिति का चेयरमैन बनाया और उसके बाद जब देश के अंदर सरकार बनी तो हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे और बाबा साहब की शक्ति को पहचानने का काम किया। आपने तो बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हो, आप बाबा साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हो। आपके अमित शाह साहब तो लोकसभा में, राज्यसभा में बोलते हैं अम्बेडकर क्या लगा रखा है। अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है अमित शाह साहब ने देश के अम्बेडकर साहब का, और अम्बेडकर साहब को ऊपर लाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। ये इनको झुटाने का काम करते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रतिनिधि से, आप आरएसएस करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुझे बताइए आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ ने कितने सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया था? अपनी ऑफिसों में कई जगहों पर 26 जनवरी 15 अगस्त तिरंगा झंडा नहीं, अपना वो गेरुआ झंडा फहराने का काम करते थे, तिरंगा झंडा नहीं अपनाया था। कुछ साल पहले तिरंगा झंडा अपनाने का काम उन्होंने शुरू किया है। और कश्मीर की बात जब करते हैं तो भाजपा के प्रतिनिधि को समझ जाना चाहिए कि कलम नंबर 370 अगर नहीं होती, कश्मीर हमारे साथ नहीं होता। इनको इतिहास मालूम नहीं है, इतिहास जानते नहीं है, इतिहास पढ़ के आया करो साहब। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कलम नंबर 370 जब दाखिल की गई उसके बाद कश्मीर के हरि सिंह ने कहा कि अब हम भारत में विलय हमारा हो रहा है और भारत की सेना आगे बढ़ती है और लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे आके खड़ा हो जाता है।
दो मुख्यमंत्री होना चाहिए, दो झंडे होना चाहिए, ये शर्तें रखी गई थी उस समय पे हरि सिंह द्वारा, लेकिन दोनों किसी शर्त को स्वीकार नहीं किया। एक ही झंडा यूएनओ में हिंदुस्तान का होगा, दो प्रधानमंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री होगा। ये तमाम बातें उस समय इंदिरा गांधी जी के समय में तय हो चुकी थी। आप इतिहास पढ़ के आया करिए। और इतना ही नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चीन के पास में 4,462 किलोवाट जमीन है, कहाँ किलोमीटर जमीन कहाँ है? अब में ताकत है वापस लाने की? एक भी मुझे मौका बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कभी चीन के खिलाफ में कोई बात की कि हमारी जमीन उन्होंने ले रखी है। और मोंगवारी कहाँ पहुंची है? आज नहीं समझ पाएंगे, भाजपा के प्रतिनिधि मोंगवारी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मोंगवारी तो गायब हो गई आपके पास में से। मोंगवारी चरम सीमा पर है, 120 125 रुपए की दाल मिल रही है, हर चीज का दाम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोग जो है भूख से मर रहे हैं, रत्न कलाकारों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मोंगवारी चरम सीमा पर है, और आप कौन से सपनों के महल में रहते हैं, कौन सी दुनिया में बसते हैं? आपकी नजर के अंदर सब सुख है। नहीं, एक बात भी ये भी समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार की बात, अरे साहब भ्रष्टाचार तो जो आपने किया है ना, भाजपा के प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, वॉशिंग मशीन की बात मेरी बहन ने यहाँ पे की, अजीत पवार की बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि वॉशिंग मशीन ईडी का रेड पड़ता है, सीबीआई जाती है, और जब भाजपा में चले जाओ तो रेड बंद, सीबीआई बंद, सब कुछ माफ हो जाता है। कौन सी सरकार चला रहे हो आप? देश को कहां ले जाना चाहते हो? एकदम भ्रष्टाचारों से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। मैं इनसे सवाल, अजीत पवार के बारे में मेरे एक आखिरी सवाल पूछ कर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अजीत पवार के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम इंदौर के अंदर कहा था, अगर मैं झूठ हूं तो आपका जूता मेरे सर पे मारना, इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था अजीत पवार ने 80,000 रुपए का घोटाला किया, 80,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 3 दिन के अंदर अंदर उसको मैं पकड़ूंगा और जेल की सड़कों के पीछे ले जाऊंगा और वो चक्की पीसता हुआ नजर आएगा। ऐसे हाथ हिला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। 3 दिन के अंदर अंदर अजीत पवार साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बना दिया, 80,000 करोड़ गायब हो गए। नारायण राणे 700 करोड़ का घोटाला गायब, मिनिस्टर दिल्ली के अंदर। कैसी भारतीय जनता पार्टी है? और आप हमारे पे आक्षेप लगाते हो, 50 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि आपके दांत खाने के चबाने की कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के अंत की अब शुरुआत हो चुकी है, उसका सत्य हकीकत देश के लोग समझ चुके हैं। संविधान बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधे पर आई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही संविधान बनाने का सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। ठीक है नीलेश जी, भाजपा के दांत दिखाने के कुछ और हैं, चबाने के कुछ और हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अच्छा हुआ कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे काम में भी आता है कि मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तो इतिहास जानकारों को मालूम होना चाहिए कि जब हम चीन से हारे थे, किसकी सरकार थी? चाचा नेहरू जी की थी, इंदिरा जी की थी। चाचा नेहरू जी की सरकार में हम चीन से हारे थे। तब 1963, शायद हमारी बहन भी है विशेषज्ञ, वो भी शायद इतिहास पढ़ी हुई तो इसमें करेक्शन करेगी कि 1963 में जब दिल्ली में 26 जनवरी की परेड हुई, तब चाचा नेहरू जी ने स्वयंसेवक, जो स्वयंसेवक से वो ये आक्षेप कर रहे हैं ना, तो उसका जवाब दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की टुकड़ी 26 जनवरी दिल्ली की परेड में शामिल हो, पूरे उसके जो वस्त्र होते हैं, उनकी जो वेशभूषा होती है उसके साथ। और आज की तारीख में भी आप इतिहास सर्च कीजिए कि 26 जनवरी में दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की टुकड़ी चली थी। क्यों? चाचा नेहरू ने अभिनंदन किया था कि ये भी स्वयंसेवक है जो लकड़ी से चीन के सैनिकों को भगाया था, एक लकड़ी के बलबूते पे उनका सामना किया था। ये भूल जाएंगे? बाबा साहेब आम्बेडकर की बात कही तो कौन सा भाई आपने उनको मार्गदर्शन दिया? कौन सा हरा के? कोई कितना आप उनको हराते हैं 2 बार। नेहरू जी खुद प्रचार करते हैं उनके विरोध में। जब उनका जो पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी के समय में निर्माण हुआ, कि उनका जन्म हुआ, उनकी एजुकेशन जहाँ हुई वो पढ़ते थे, वहां पे उनका जो मेमोरियल हुआ, जब उनकी अंत्येष्टि हुई, वो पांच जगह है जो अंत्येष्टि है, जिसमें लंदन भी आ गया है। वहां पे पंचतीर्थ का पूरा निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप इतिहास में तो मुझे चैलेंज ही मत कीजिए, आप हार जाएंगे। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1983 से हमारा जन्म हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।
तो ये जो मुहिम किसने चलाई थी भाई? आज देखिए कि राहुल गांधी जी लाल चौक में जाते हैं ना तो बोलते हैं हाँ हाँ, ये कहाँ क्यों चल के गए? क्योंकि वहां पे रास्ते नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो रास्ते बनाए वहां पे चल के राहुल गांधी जी गए। दूसरा कि आज वो भारत के बाहर बैठते हैं और बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे वो आक्षेप करते। ये कौन सी ये कौन सा आक्षेप है? ये कौन सा सच्चाई है? जब आप यहाँ पे बैठते हैं, आप जब जीतते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों पालन किया? क्यों उनकी सरकार हाँ, को कांग्रेस ने क्यों वहां पे उनको वजूद नहीं दिया? क्यों हराया? आप आपकी तो ये लागणी कैसे हो सकती है मयूरिका जी? ये तो मुझे मालूम नहीं होता है। दूसरा कि हरि सिंह की बात की तो हरि सिंह को किसने मनाया? सरदार पटेल जी ने हरि सिंह को मनाया। हरि सिंह खुद एक हिंदू नेता थे, लेकिन उनको जाना था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का जो वहां पे जो रास्ता है, पहले हमारे भारत में रास्ता नहीं था, वो पाकिस्तान से जाके कश्मीर में जाता था। तो सरदार पटेल जी ने उनको कन्विंस किया कि आप भारत से जुड़िए, आपको जो भी चाहिए वो हम एक्सेप्ट करेंगे। और आज सरदार पटेल जी की पूरी विश्व में सबसे बड़ी इमारत है, पूरा स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। पंजाबी जी क्या, राहुल गांधी जी भी वहां पे नमन करने नहीं जाते। तो पहले तो ये गलत होते हैं यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर को कि खुद उनके संविधान बनाने वाले को उन्होंने अपमानित किया। उनके पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न में भी वीपीसी की सरकार में हमारी गठबंधन वाली थी तो हमने सपोर्ट किया था, भारत रत्न उनको मिला, तो ये भी श्रेय हमको जाता है। दूसरा कि सरदार पटेल जी के नमन में आप नहीं जाते, तो ये हुआ ना कि बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया, सरदार पटेल जी का अपमान किया, और यहाँ पे आते हैं और फिर आप अपने ही कार्यकर्ता पे शंका करते हैं। तो पूरी भारत की जनता, हमारी बहन अच्छा बोली कि हाई कोर्ट कुछ एविडेंस होता है ना तभी आपका केस एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आपको तो जमानत नहीं है। और दूसरा कि ईडी चार्जशीट दाखिल कर उसमें सरकार नहीं आती है। जब गृह मंत्री अमित शाह जी जब तड़ीपार थे, जब उनका नाम आया था, तो पूरा जो जो प्रोसेस था वो अमित शाह जी ने प्रोसेस वो पास किया, जो भारत की जो थी संवैधानिक, उनमें जो भी उनको जो इनकी सरकार ने जो आक्षेप किया था, जो परेशान किया था, पूरी प्रोसेस से वो बाहर आए हैं। भाई अभी तो आपको जेल जाना है। जो काम गलत करेगा मयूरिका जी, उनको तो जेल जाना है। और आप देखिए 50 लाख के 2000 कैसे हुए, वो तो पूरी भारत की जनता को मालूम है कि जब जब ईडी की आती है तब आप आंदोलन में निकल जाते हो। तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि एक परिवार के लिए पूरी पार्टी को आहुति देने के लिए जा रहे हैं। और वाड्रा जी ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो परेशानी क्या है? देखेंगे कोर्ट मान्य कोर्ट उनको जो आदेश करेंगे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो रिहा हो जाएंगे। इसमें सरकार का कोई नहीं आता है। जब अगस्तला हुआ, जब चारा कांड हुआ, जब 2G 3G हुआ, किसकी सरकार थी? उनकी सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन में सिमट गई। क्यों? अब उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि हमारी जीडीपी, हमारी देश की जीडीपी से डबल उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। तो आज वो घर पे क्यों बैठे हैं? आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी है? तो ये इनको हताश हो गए हैं, ये पूरे एकदम से वो टूट गए हैं कि कार्यकर्ता भी आज उनके साथ नहीं है। आज उनकी जो सभा होती आप देखना, नीचे कार्यकर्ता कम बैठे हैं और स्टेज पे ज्यादा बैठे हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन किसको सुन रहा है। तो ये पार्टी की दिशा और दशा है। तो मेहरबानी करके श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है ना, अगर अपने 10 साल में भी काम किया होता तो आज हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज देखिए क्या श्री नरेंद्र मोदी जी आज कुछ भी बोलते हैं तो पूरे विश्व की अखबार में हेडलाइन बन जाती है। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए कि रशिया से हमारा ताल्लुक अच्छा है, इतना ही ट्रम्प से ताल्लुक अच्छा है। आज भारत में उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं वो आज 4 दिन की यात्रा पे आए हैं। आज देखिए कि कितना एक अच्छा माहौल बना है। पूरे फॉरेन स्ट्रेटजी जो बना है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। लेकिन इनको तो पता नहीं, वही बांग्लादेश में मयूरिका जी हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है? किसी अच्छे नेता ने कुछ बोला है? नहीं, इनको तो वो एक ही समाज दिख रहा है।
वक्त 4% कम ही नहीं है। कर्नाटक, एक 10 सेकंड, 4% कर्नाटक में 4% जो 4% होते हैं वो मुस्लिम अनामत को उन्होंने वहां पे बिल पास किया मेजोरिटी में। क्यों भाई? जी। तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? ये तो संविधान में है ही नहीं। 4% आप चलिए, कहाँ से लाए? 49 और चलिए, 51 का तो हमारा संविधान है। तो जी, यही दिखता है। पंजाबी जी वक्त कम है, कम शब्दों में बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं फिर से दोहराता हूँ कि भाजपा के प्रतिनिधि को इतिहास जानते नहीं है, कुछ पढ़ के आते नहीं है, कुछ समझदारी है नहीं। सरदार जी के बारे में मैं इनको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जाइए नाम आप, लेते हैं, अम्बेडकर साहब का नाम नेक्स्ट लेते हैं, कम्युनिटी में तो बात को आप जाइए, समझ लो। कब जाएंगे? सरदार राहुल पटेल गांधी साहब जी ने कब जाएंगे? ये आरएसएस कब में सरदार श्रद्धांजलि पटेल देंगे? ने महात्मा गांधी की हत्या सुभाष किसने की चंद्र थी? बोस को श्रद्धांजलि महात्मा नहीं देते गांधी की हैं, हत्या करने सरदार वाले पटेल को गोडसे और वीर श्रद्धांजलि नहीं सावरकर देते 10 हैं। लोगों को गिरफ्तार किया गया आप था, बाबा गोडसे को साहब फांसी दी अम्बेडकर गई। को वो श्रद्धांजलि नहीं गोडसे देते जो हैं। हिंदू महासभा के थे, हिंदू महासभा आरएसएस ने पैदा की थी। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया किसने था? सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया। माफी मांगी, नेहरू ने अरे भाई, प्रतिबंध 26 उठाया। जनवरी सरदार में पटेल हमारे संस्कृत गुजरात मीटिंग चल रही कांग्रेस के थी। 25 साल तक प्रमुख मल्लिका रहे। जी, ये सरदार कभी पटेल कांग्रेस के प्रमुख इतिहास रहे ही हैं। मालूम नहीं है। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस भाजपा के नेता नहीं थे। और जिस समय पे सरदार पटेल लेकिन एक्सपायर कब हुए, जाएंगे सरदार पटेल ने पंजाबी जी, लिखा कब जाएंगे? कि मेरे बाद मेरे छोटे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या होगा, कौन उसका ध्यान रखेगा? सरदार और नेहरू के बीच में असीम दोस्ती थी, लेकिन भाजपा के लोग हमेशा दोनों के बीच टक्कर की बात करते रहते हैं। और एक बात मैं इनको फिर याद दिला दूं, भाई नीलेश भाई, मैं तुमको याद दिलाता हूं, चीन के अंदर जाकर क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो चीन में जाकर उन्होंने भाषण दिया कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना पाप माना जाता था। 2014 से पहले भारत जो है सांपों और हाथी का देश माना जाता था। मेरे आने के बाद में अब लोग सब सुखी हैं। 9 लाख लोग एक साल के अंदर भारत छोड़ के अमेरिका के नागरिक बन गए। लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं साहब। हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है तुम्हारे शासन के अंदर। हमने सुन लिया आपको। ज्योति जी, एक फाइनल कंक्लूजन दीजिए। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कह रही है और दोनों पार्टी की बातों को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन देश के मुद्दे कुछ और है। सच और झूठ देश के मुद्दे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बहस के बारे में? बिल्कुल, आज का जो मुद्दा था उसपे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और देखिए, हमारा देश अभी काफी आगे है। और जिस हाल में अंग्रेजों ने छोड़ा था, तब से यहाँ तक की जो यात्रा रही है, वो अब तक की सारी सरकारों की कोशिश प्लस अपनी प्रजा की मेहनत, हमारी प्रजाजन जो है भारतीय, उनकी पर्सनल मेहनत की वजह से। हाँ, सभी सरकारों की कुछ त्रुटियां भी अवश्य रही है, कुछ कमियां रही है। खास करके भ्रष्टाचार पे किसी सरकार ने काम नहीं किया और ना ही अब तक हो रहा है। और मैं यही देख रही हूँ कि आज राजनीति की दिशा काफी बदल चुकी है, क्योंकि अब पहले विपक्ष मतलब प्रतिस्पर्धी था, अब दुश्मन हो गया। तो पॉइंट टू द पॉइंट डिबेट करने की बजाय, तर्क रखने की बजाय, आज की डिबेट्स में सिर्फ एक दूसरे को मतलब व्यंग बाण छोड़े जाते हैं और सिर्फ वो रटा मुद्दा चाहे कोई भी हो, वो रटा रटाया बोला जाता है। आज का जो मुद्दा था नेशनल हेराल्ड केस का, उसमें किसी ने कुछ कहा, तो बस यही समझने वाली बात है कि देखिए आगे आगे होता है क्या। क्योंकि मैंने पहले भी अपना एक विजन कहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी वजह से अभी ये केस ऊपर किया गया है। लेकिन इसमें से बीजेपी को भी बहुत सीखना है कि अगर वो कांग्रेस की तरह बरतती रही तो वो दिन भी दूर नहीं कि फिर बीजेपी से भी मुंह मोड़ लेंगे लोग। कमियां वहां भी बहुत है, कांग्रेस के वक्त भी बहुत थी और कई सरकारों ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस की भी, बीजेपी की, तभी तो आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन सिर्फ एक पक्ष क्रेडिट नहीं ले सकता और सिर्फ एक पक्ष नेगेटिव नहीं है, ये समझने वाली बात है। और जिसको जो नेगेटिविटी की वजह से वो सत्ता से दूर है, वो नेगेटिव अभी अपने में ना आए, वो सत्ता पक्ष को देखना है। जी बिल्कुल जी। तो बहुत बड़ी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी अपनी बात करती रहेंगी, लेकिन देश के मुद्दे कुछ और है। देश में मुद्दों पर काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, देश को नुकसान ना पहुंचाए ये देखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।